हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और यहाँ पर वापस से क्लास 6 स्टैंडर्ड की साइंस की जो नई टेक्स्ट बुक है उसके आगे के चैप्टर्स आज हम करेंगे। लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट जो आपकी लाइंस हैं उसको मैं आपको करवा रही हूँ। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 स्टैंडर्ड की जो नई टेक्स्ट बुक लगी है उसमें काफी एग्जाम्पल्स जो है वो उन्होंने नए इंक्लूड करे हैं। तो ये बिल्कुल चांसेस है कि अब जो अगर क्लास 6 से आपका जो भी क्वेश्चंस बनेंगे तो वो इन नए एग्जाम्पल्स को यूज करके वो जरूर बनाएंगे। तो इसलिए भी ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंटिन्यू रखो। एक बार देख लोगे तो आपके साथ दिमाग में ना ये चीजें फिट हो जाएंगी। तो आज के सेशन को देखो पूरा। पिछला सेशन नहीं देखा है तो जाकर उसको जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में पिन कर देती हूँ मैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, पढ़ाई करते रहो। एग्जाम का वेट मत करो, एग्जाम तो सर पे आ जाता है फिर कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उससे पहले चीजों को तैयार करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो सीधा सेशन की तरफ चलते हैं। कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और यहाँ पर इसी तरह से एनसीईआरटी के कंटेंट, आपका जितना भी कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। पीडीएफ भी मिल जाती है अगर आप चाहते हैं तो। और साथ ही साथ यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलते रहते हैं कि आपको अपने एग्जाम में किस तरह से सिलेक्शन चाहिए और आपको लेना ही लेना है। और ये जो मेरा स्टैंड टूट गया है तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करो। अभी मैं अपने हाथ से को पकड़ कर, मतलब हाथ में पकड़ कर फोन को से मतलब इस तरह से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है मेरे लिए, हाथ दर्द होने लगा। तो चलो सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पर पढ़ते हैं। और लाइक करो, जरूर लाइक करा करो, कमेंट करा करो प्लीज यार, तुम लोग थोड़ी तो मदद किया करो, इतना तो कर सकते हो ना तुम लोग। चलो सीधा सेशन की चलो। तरफ चलते तो तीसरा चैप्टर है हमारा माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। आपको याद है पिछला जो आपकी एनसीईआरटी थी पहले वाली से सिक्स वाली जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर का नाम था द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये चैप्टर वही है, कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें इन्होंने नाम इसका अलग कर दिया है। साथ ही साथ चीजें आपको डायग्राम्स भी वही दिखेंगे, कंटेंट भी काफी हद तक वही दिखेगा। पर कुछ चीजें इसमें इन्होंने नई इंक्लूड करी है, जैसे कि मिलेट्स का एक सेक्शन है मिलेट्स के बारे में कि मिलेट्स क्या है, फिर इसको क्यों यूज में लाना चाहिए, मतलब जो मोटे अनाज है उनका क्या क्यों इस्तेमाल होना चाहिए। ये सब चीजें इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एड ऑन करी है। तो कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन करी है वो हम इसमें पढ़ेंगे। साथ साथ बाकी सब आपका पुराना है तो पुराना भी हम इसमें जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखो वही चीज है कि फूड जो है हमारे इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर डेली लाइफ, हमें रोज खाना चाहिए फूड, वही सब चीज है। तो जो फालतू की चीजें हैं मैं इसको भगाती जाऊंगी और जो आपको पढ़ना है वो सब चीजें आपको बताती जाऊंगी। अब देखो क्या है, कल्टीवेशन जो मतलब जहाँ पे फूड की जो भी किसी भी क्रॉप की खेती हो रही है तो वहां पे अब जैसे कि आपका पंजाब है तो पंजाब में किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की खेती हो रही है, फिर महाराष्ट्र में एक पर्टिकुलर क्रॉप की खेती होती है। तो इसके हिसाब से वहां का कल्चर, वहां का टेस्ट, वहां का जो ट्रेडिशन है उनके हिसाब से वहां का कल्टीवेशन होता है। मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि हर जगह की जलवायु, हर जगह का मिट्टी के हिसाब से वहां की खेती होती है। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। जो फालतू चीजें हैं मैं नहीं बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर यह है कि पहले सिलबट्टे का इस्तेमाल होता था, अब इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज करते हैं। तो ये सब चीजें सिंपल है, ये सब चीजें को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो, ये याद आया आपको ये वाला, ये इमेज आपकी पुरानी वाली टेक्स्ट बुक में भी बनी हुई थी। सेम सेम इमेज इन्होंने डाली है और सेम चीजें भी यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर आप आपके फूड कंपोनेंट्स में आ गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट आ गया, इसलिए ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और ग्लूकोज है क्या, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। फिर ग्लूकोज क्या है, ये प्राइमरी सोर्स, कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक। अभी कहाँ कहाँ से हमको ये कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम्स में आपका मैथ्स द फॉलोइंग टाइप में आपको पूछा जाता है, जैसे सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स लाइक बनानास, पाइनएप्पल, मैंगो। ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ये इमेज जैसी पहले भी थी आपकी बुक में, ये सेम इमेज यहाँ पर इन्होंने डाल दी, कुछ इसमें नया इन्होंने नहीं डाला है। फिर फैट की बात करी है कि बेसन का लड्डू बना रहे हैं ये लोग, तो बेसन का लड्डू, व्हीट, आटा, ये सब भी है इसमें। फिर गोंद, ये सब एडिबल सीड, नट्स, सीड्स, ये सब है। तो ये सब क्या है, काइंड ऑफ ये फैट है। तो लड्डू से आपको क्या फैट बढ़ता है। तो अब देखो यहाँ पर पंपकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स आर सम फैट, सोर्सेज ऑफ फैट। तो ये सीड्स तो है पर ये क्या है, दे आर सोर्सेज ऑफ फैट। तो फैट क्या होता है, ये स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। अब देखो पुरानी वाली बुक में एक लाइन लिखी हुई थी कि फैट और अगर आपका फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो किसके पास ज्यादा एनर्जी एनर्जी होती है, तो फैट के पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। और ये एग्जाम में आपका
कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, सीटेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका एनर्जी। आप इसका मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट्स हैं, ये हम क्या बोल सकते हैं, दे आर एनर्जी गिविंग फैट्स, सॉरी फूड। अब इसी जगह पर आपका प्रोटीन्स होता है, ये कौन सा फूड हो जाता है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। इसी जगह पे विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं, ये आपके एक तरह से क्या हो जाते हैं, ये आपके प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, मतलब ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एनी डिजीजेस। बहुत ट्रेस अमाउंट में इनकी जरूरत होती है और इनको क्या है, प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करते हैं, एज हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी थी, जो हमने पहले भी पढ़ी थी। अब देखो यहाँ पर एक ये सेक्शन जो है, ये अलग से इन्होंने ऐड किया है पोलर बियर का। पोलर बियर की क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है लॉट्स ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। और ये क्या करता है, ये एक तरह से एनर्जी सोर्स का भी काम करता है, और ये इनका फैट जब इसमें स्टोर करता है तो इनको ठंडी से भी बचाता है। तो इट सपोर्ट देम ड्यूरिंग देयर मंथ ऑफ लॉन्ग विंटर हाइबरनेशन में, इनेबलिंग देयर सर्वाइव विदाउट ईटिंग। तो एक तो खाने से जो ये फैट का स्टोरेज है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, और साथ साथ इनको ठंडी में भी ये मदद करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो कि इन्होंने न्यू ऐड किया है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स जैसे मैंने बताया, ये क्या हो जाते हैं, आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। कौन कौन से सोर्सेज है प्रोटीन के, तो पल्सेस हो गई, बीन्स हो गई, पीस हो गई, नट्स हो गई, सब क्या होगा, इसके सोर्सेज हो गए। ठीक। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट आपको एक मशरूम के बारे में दिया है इस बार नया। तो मशरूम क्या है, एक तरह से एडिबल मशरूम जो होते हैं, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के गुड सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है ये विटामिन। अब देखो यहाँ पर ना इन्होंने एक सर्वे किया है कि एक सर्वे में, मतलब पुराने टाइम में जो सेलर्स होते थे, जो बहुत लंबे लंबे दूरी का समुद्र में या स्पेस में जो ट्रैवल करते थे, तो ये क्या होते थे, इनको इन्होंने देखा कि उनमें बहुत सारी समस्या आ गई, किसकी, ब्लीडिंग गम्स की, स्वेलिंग गम्स की, उनको ये समस्या आई। फिर उन्होंने देखा कि थोड़े समय बाद जब जेम्स लिंड ने, जो कि एक स्कॉटिश फिजिशियन थे, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सेलर्स हु कंज्यूम लेमन्स एंड ऑरेंजेस, जिन्होंने खट्टे फलों का इस्तेमाल किया अपने खाने में, उसमें क्या थे कि ये रिकवर हो गए इन ऐसे सिम्टम्स में जहां पर सूजे हुए गम्स थे, उसमें से खून निकल रहा था। तो ये क्या था, ब्लीडिंग एंड स्वेलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी। तो उन्होंने ये समझाया आपको इससे कि स्कर्वी जो था, जिसमें ये क्या था, सिम्टम क्या दिख रहा था कि खून निकलना, सूजे हुए क्या थे, गम्स थे, मसूड़े थे। और ये कैसे ट्रीट हुआ, खट्टे फलों का खान सेवन करने से। तो ये डिजीज का नाम था स्कर्वी, जिसको ट्रीट किया गया किससे, लेमन एंड ऑरेंजेस से। तो ये यहाँ का एक उन्होंने एक इसमें आर्टिकल डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर समझ में आई बात कि विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्यूरिंग दिस डिजीज। तो ये इसके इंटरप्रिटेशन पे ये आ गए। ठीक है। नेक्स्ट केस क्या देखा, नेक्स्ट केस देखा कि इसमें दो दो केसेस दिए हुए हैं। एक तो हो गया आपका सिट्रस फ्रूट वाला, और दूसरा ग्वाइटर वाला। कि ऐसी जगह जहां पर कुछ हिमालयन रीजन थे, ह्यूमन पॉपुलेशन जहां पर ज्यादा थी हिमालयन रीजन में, तो वहां पर कुछ कुछ लोगों के इस तरह से घेंगे देखने को मिले, ऐसा स्वलन नेक देखने को मिली। तो ये समझ में आया कि उनमें किस चीज की कमी है, आयोडीन की कमी है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह का सॉल्ट का बनवाना स्टार्ट किया, जहां पर कॉमन सॉल्ट के अंदर आयोडीन को ऐड किया जाता था, जिससे कि ये जो विजिबिलिटी हो रही है इस तरीके से ग्वाइटर वाली, वो क्या थी, धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है। तो ये क्या था, आपका ग्वाइटर था। ग्वाइटर किससे की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखना है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। अब देखो ये आपका पहले भी बुक में आपका इस तरह से टेबल दिया था, इस बार भी सेम ही टेबल दी हुई है, बस इसके कलर को थोड़ा सा क्या कर दिया है, नया कर दिया है। ठीक है। सेम टेबल है जैसे पहली थी, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में इस टेबल से क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी एग्जाम है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर एक साथ ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आई होप सबने ले लिया होगा। ठीक है ना। विटामिन ए ये क्या करता है, कहाँ मिलता है, तो जितने भी पीले ऑरेंजेस फल होते हैं, इसमें ये मिलता है। फिर ये आपका क्या है, आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन B1 बेरी बेरीज, विटामिन सी स्कर्वी, फिर विटामिन डी रिकेट्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैल्शियम टूथ एंड डिके, बोन डिके, आयोडीन ग्वाइटर, और आयरन से हो जाती है अनीमिया, आयरन की कमी से। ठीक है। और इसमें के साथ जो भी आपके सोर्सेज, जो भी फल है जिनसे ये मिलता है, इसको याद कर लेना, रट लेना। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट आता है विटामिन एंड मिनरल्स, जो मैंने अभी आपको बताया। तो विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं, ये डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो मतलब इनको क्या है, रोकते, एक तरह से रोकते हैं किसी भी डिजीजेस को होने से। विटामिन अगर आप खा रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपको बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस।
ठीक है ना? चलो, अभी देख लेते हैं नेक्स्ट। अब ये सब जो यहाँ पर है ना कि विटामिन ए के सोर्सेज़, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसको याद कर लेना, एक बार दिमाग में रख लेना। विटामिन बी1 किस में मिलता है? पंपकिन सीड में बहुत ज़्यादा होता है। पनीर हो गया, मिल्क हो गया, व्हीट हो गया, फ्लेक्स सीड हो गया। फिर विटामिन सी हो गया, विटामिन डी देखो एडिबल मशरूम में भी है, फिर एग्स में भी है, फिश में भी है। अब देखो यहाँ पर ऐसे कंपोनेंट्स फूड के जो कि एनर्जी प्रोवाइड करें, सपोर्ट करें ग्रोथ को, हेल्थ रिपेयर करें, प्रोटेक्ट करें डिजीजेस से, मेंटेन करें बॉडी के फंक्शंस को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। अब ऐसे न्यूट्रिएंट्स अभी देखो प्रोटेक्टिव नेचर के कौन से होते हैं? आपके विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, हमें बचाते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाते हैं। ठीक, अब क्या है? ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट टू कीप अवर बॉडी हेल्दी। ठीक है, इसको हमें बहुत अच्छा। कुछ विटामिन्स क्या होते हैं जी? लॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू कुकिंग एंड हीट, जिसमें कि सबसे बड़ा एग्जांपल हो जाता है विटामिन सी का। कुछ जो वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, इसलिए बोलते हैं पहले क्या करो, धो लो उसके बाद कट करो, क्योंकि ये जब वॉश करते हैं तो इससे कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन्स क्या है, लूज आउट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ-साथ हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, ये सब चीज़ों की तो ज़रूरत होती है, साथ-साथ कुछ-कुछ रफेज की भी ज़रूरत होती है, जिसको डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं? हटाते हैं, स्मूथली स्टूल को पास होते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि रफेज का काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारे बॉडी का एकदम पेट का एक तरह से प्रॉपर उसका सिस्टम मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि हमें किसी तरह की कोई भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। वाटर का रोल वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर का रोल कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि वाटर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? हमारे जिस तरह से सारी चीज़ों का हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ते हैं, इसी तरह उसी में हमारा वाटर भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता बहुत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे लिखी हुई, इट द बॉडी एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। किसकी मदद से? पानी की मदद से। और ये स्वेट के थ्रू, मतलब इसमें से वेस्ट भी ये निकालता है। अब यहाँ पर ये आए हमारे कोलुथुर गोपालन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है। नया ये आपका कॉलम डाला गया है एनसीईआरटी बुक में आपकी, कि आप सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आपका मिड डे मील थी वो किसके द्वारा ये स्टार्ट करा गया था, मतलब क्यों, किसके, मतलब किन्होंने क्या 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 किया था। मतलब एक तरह से इन्होंने एक सर्वे किया था, जिसमें ये समझ में आया था कि इंडियन में बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनमें क्या है, कुपोषण के जो शिकार हैं, जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही, प्रॉपर उनमें डेफिशिएंसीज आ जा रही है, किसकी वजह से? प्रॉपर फूड ना लेने की वजह से। तो इसलिए इन्होंने दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002, नाउ नोन एज पीएम पोषण इनिशिएटिव, टू प्रोवाइड द बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन स्कूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या था कि कोथूर गोपालन थे, इन्होंने इनिशिएट किया था न्यूट्रिशन रिसर्च इनिशिएट करी थी। ही एनालाइज मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर द न्यूट्रिशन वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन अप्रोप्रिएट डाइट। इन्होंने अप्रोप्रिएट डाइट को रिकमेंड किया था इन इंडियन कंटेक्स्ट। ही लेड सर्वे ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑन द इंडियन पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई वाइडस्प्रेड डिफिशियंसी इन प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट्स, जिसकी वजह से नेशन वाइड ये आपका मिड डे मील को चलाया गया। तो ये साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि आपके पुरानी बुक्स में भी दिया हुआ था कुछ टेस्ट, जो कि फूड टेस्ट है हमारे, जिसमें स्टार्च का टेस्ट था, प्रोटीन का टेस्ट था, फैट का टेस्ट था। ठीक है, आपका मंड का टेस्ट था, फिर आपका प्रोटीन्स का टेस्ट था, फिर आपका वसा का टेस्ट था। तो स्टार्च का टेस्ट वही सेम टेस्ट है कि फूड कंपोनेंट लिया और उसमें क्या डालेंगे, उसमें हम डालेंगे आयोडीन के सॉल्यूशन को। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारा फूड कंपोनेंट है, ये आपका क्या हो गया, पोटैटो हो गया एज अ फूड कंपोनेंट, और इसमें क्या डाल दिया, आयोडीन के सॉल्यूशन को डाल दिया। और अगर इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक आ जाता है इस फूड कंपोनेंट का इस पे, तो यहाँ पर क्या है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दिस फूड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये स्टार्च का टेस्ट हो गया, सिंपल जैसे कि पहले था। अब इसके बाद देख लेते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के टेस्ट में क्या था, फूड सैंपल था, प्लस इसमें हम क्या डालते, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल रहे थे, प्लस इसमें साथ साथ क्या था, कास्टिक सोडा था। अब इसमें क्या था, अगर फूड सैंपल में ये सब चीजें हम डाल दे रहे हैं और फूड सैंपल का कलर वापस से क्या आ जा रहा है, वॉयलेट आ जा रहा है, तो ये टेस्ट हमारा कंफर्म कर दे रहा था क्या, प्रेजेंस ऑफ आपका प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट क्या था, कलर का वॉयलेट का टेस्ट, मतलब अगर प्रोटीन है प्रेजेंट तो कलर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वॉयलेट। और अगर स्टार्च प्रेजेंट है फूड में तो कलर क्या हो जाएगा आपका, ब्लू ब्लैक। ये सेम आपका पुराना वाला है जैसे कि पुराने वाले में था। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमने ऐड करी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फिर जो कि 2 ड्रॉप्स डाला। ड्रॉप्स नहीं पूछते, मेन क्या क्या चीज डाली है ये पूछा जाता है। फिर आपका कास्टिक सोडा किस में डाला, फूड सैंपल में डाला और उसको शेक किया और फिर देखा वॉलेट कलर आ गया तो
प्रेजेंस ऑफ आपका प्रोटीन कंफर्म करता है। पीनट क्या है? पीनट आपका एज अ सोर्स ऑफ फैट भी है और एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। ये आपको यहाँ पर ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आया हमारी बैलेंस डाइट। तो हमने इतनी देर से हम चीजें समझ रहे हैं कि हमको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, कि फैट की जरूरत है, कि हमको प्रोटीन्स की जरूरत है, कि विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, कि हमको रफेज की, हमको वाटर की जरूरत है। तो इसका मतलब कि हमारी डाइट में हर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिसमें कि हमारा न्यूट्रिएंट भी हो जाएगा, ये न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन मिनरल्स, ये सारी चीजें हो गई, प्लस साथ साथ रफेज हो गया, प्लस वाटर हो गया। अगर एक राइट अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? ये प्रॉपर ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा बॉडी का, और इसी को हम बोल देते हैं बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में सिर्फ हमारा खाना नहीं आता, बैलेंस डाइट में हमारा पानी भी आता है, बैलेंस डाइट में हमारा रफेज भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। ये आपका एलिमिनेशन में आपकी चीजें इसमें पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बैलेंस डाइट में कुछ स्टेटमेंट लिख दी, बैलेंस डाइट, अ डाइट इंक्लूड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट लिख दी, अ डाइट that includes essential nutrients along with roughage and water। फिर आपको थर्ड स्टेटमेंट दे दी, डाइट इंक्लूड्स ओनली न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो आपका कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो आपको उसमें चयन करना पड़ेगा जिसमें कि आपका न्यूट्रिएंट्स भी हो, रफेज भी हो, वाटर भी हो, और एक सही मात्रा में हो, तब ये हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब देखो यहाँ पर एक न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, किस तरह से किसी भी चीज में पोटैटो का वेफर और आपका रोस्टेड चने में डिफरेंस बताया है कि किस तरह से किस किस चीज में कितना कितना फैट और उसमें सब चीजें हैं। एनर्जी आपको देख सकते हैं इसमें 355 किलो कैलोरी आपकी मिल रही है। डाइटरी फाइबर कितना प्रेजेंट है? आप देखो, कार्बोहाइड्रेट 53 प्रेजेंट है इसमें, कार्बोहाइड्रेट 58 प्रेजेंट है, फैट 35 है इसमें, 6.26 ग्राम है। तो इस हिसाब से एक तरह से ये कंपेयर करके दिखाया है कि आप अगर किसी भी फूड आइटम को खा रहे हो तो उसको देख के खाएं कि आप कितना खा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पैकेज फूड के बारे में बात करी गई है, फसाई के बारे में, कि ये फोर्टिफिकेशन मतलब जब प्रोसेसिंग होती है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स अलग से उसमें ऐड किए जाते हैं फूड में। फॉर एग्जांपल, बेबी फूड्स होते हैं, तो बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड किया जाता है, जैसे कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहे, हेल्दी रहे। द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाइज द गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट्स द फूड क्वालिटी ऑफ इंडिया। ये ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू किसी भी चीज में क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो कॉलम है आपका नया ऐड किया गया है नई टेक्स्ट बुक्स में, मिलेट्स के बारे में, न्यूट्रिशनल रिच सीरियल्स, ठीक है। मोटे अनाज की यहाँ पर बात करी गई है। ये मोटे अनाज आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में अब पूछे जाएंगे क्योंकि नया ऐड हुआ है, ठीक है। तो मिलेट्स क्या होते हैं? स्मॉल साइज ग्रेन्स होते हैं दैट हैव इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। दे हैव रीगेन पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। जैसे कि हमारे पीएम मोदी जी ये क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये भी यही बताते हैं कि हमको मिलेट्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए, बिकॉज दे आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? दे आर न्यूट्री सीरियल्स। तो न्यूट्री सीरियल्स किसे बोला जाता है? आपके पोषक अनाज किसे बोला जाता है? ये आपके मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें जवार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, रागी आ जाएगी, और एक सनवा आ जाएगा। देखो मैंने सनवा तो नहीं खाया है, बाकी सब तो मैंने खाया है, मुझे नहीं सनवा के बारे में आइडिया है। तो सनवा के बारे में जिसको आइडिया हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसके बाद हम। अब ये देखो कि अभी यहाँ पर समझाया गया है कि कैसे एक फार्म, एक खेत से लेकर प्लेट तक, फ्रॉम फार्म टू प्लेट, मतलब कि खेत से प्लेट तक किस तरह से जो अनाज है वो आ रहा है। तो देखो यहाँ पर कैसे, पहले क्या है, किसान सीड बो रहा है, फिर इसको यहाँ पर अच्छे से रोप रहा है, फिर क्या कर रहा है, इसकी थ्रेशिंग और विनोइंग कर रहा है। जब वो पूरा मतलब अनाज पक जा रहा है, मेच्योर हो जा रहा है, तो उसको क्या है, उसको थ्रेशिंग तरह से पीट रहा है पूरा भूसे को, फिर उसको विनोइंग से छाट रहा है, फिर उसको इसमें स्टोर कर रहा है, जिसमें आपके बोरियों में, फिर ये पैकेजिंग ग्राइंडिंग के लिए जा रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट का रिटेल शॉप में जा रहा है, फिर इसमें घर पे जाकर इसकी चपाती बन जा रही है। तो किस तरह से एक रोटी और चपाती यहाँ पर बताई गई है कि वीट को पहले ग्रो किया, फिर इसकी थ्रेशिंग हुई, मतलब इसको इस तरह से ऐसे ये झाड़ रहता है, इसमें वीट इस तरह से यहाँ पर लगे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो इसको जब पीटा जाता है तो वीट जो है वो अलग हो जाता है इस तरीके से, और फिर जब वीट अलग होता है तो इसमें भूसा भी साथ में आ जाता है। तो इस तरीके से सूप को लेके, यहाँ पर सूप को लेके, और ये सारा यहाँ पर ऐसे पड़ा होता है। तो एक औरतें जो हैं उसको हवा की दिशा में इस सूप को फटकती हैं, जिससे कि जो ग्रेन है वो उड़ जाता है और जो वीट है वो नीचे गिर जाता है। इस तरह से फिर वीट को पैक किया जाता है इसमें आपके बोरियों में। तो ये पूरी एंटायर इसकी जर्नी होती है, यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं।
चलिए, अब चैप्टर नंबर 4 कर लेते हैं, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो इसमें क्या है कि बताया गया है कि पहले ज़माने में सेलर्स जो है वो डायरेक्शंस में जब उनको डायरेक्शन खोजनी होती थी, तो स्टार का मतलब तारों का मदद लेते थे। फिर देखा गया कि अगर स्टॉर्मी सिचुएशन है, तो स्टॉर्मी सिचुएशन में फिर तो तारे दिखेंगे नहीं, तब क्या होगा? तब ट्रैवलर्स ने देखा कि उन्होंने इस्तेमाल किया, उसमें एक बच्ची बता रही है अपनी स्टोरी, तो ट्रैवलर्स थे, फिर उन्होंने कंपास का इस्तेमाल हुआ डायरेक्शंस को देखने के लिए। तो कंपास कुछ इस तरीके का दिखता था, जो कि हमेशा फ्रीली जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा वो फेस करता है, उसकी निडल हमेशा फेस करती है। फिर आगे क्या बताया इसमें? फिर बताया कि कुछ आपने नॉर्मल मैग्नेट्स भी देखे होंगे जो कि कभी पर्स में यूज होते हैं, कभी आपके इस तरह से टॉयज यहाँ लगे होते हैं, फ्रिज के ऊपर लगे होते हैं। तो ये सब क्या है, एंशियंट टाइम से मैग्नेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। और डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स हमने हमेशा देखे हैं कि डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट होते हैं, जैसे कि आपका बार मैग्नेट हो गया, फिर आपका यू शेप मैग्नेट हो गया, फिर रिंग मैग्नेट हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपको बहुत सारे मैग्नेट्स भी देखने को मिले। फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं नेचर में, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति होती है कुछ चीज़ों में, और कुछ में होती है जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति से मतलब है कि ऐसे कुछ मटेरियल्स जो कि चुंबक के प्रति क्या करें, अट्रैक्ट हो जाए, जैसे कि आयरन हो गया, फिर आपका निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो ये इसके मेजर एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये आपके मेजर एग्जाम्पल्स हैं। आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बाकी रेस्ट जो मटेरियल्स हो गए जो कि अट्रैक्ट नहीं होंगे एक मैग्नेट की तरफ, वो क्या हो जाएंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब यहाँ पर क्या है, सेम आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जैसे कि पहले था, कि एक आपकी बार मैग्नेट है जिसमें कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। हमेशा बार मैग्नेट को जितनी बार भी कट करोगे, एक बार नॉर्थ और एक बार साउथ आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर बुरादे फेंके। एक पेपर है जिसपे कि ये सिंपल देखो, एक पेपर है मेरे पास जिसपे कि मैंने ये मैग्नेट डाला। अब इसके ऊपर इस तरीके से आयरन फिरिंग्स को यहाँ पर ऐसे भुरक रही हूँ। तो आयरन फिलिंग्स जब मैं ऊपर से छिड़क रही हूँ, तो ये क्या है, आयरन फिलिंग्स, सारी आयरन फिलिंग्स एक तरफ इस तरीके से इकट्ठी हो जा रही है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जो इकट्ठी हो रही है कॉर्नर्स पे, एंड्स पर बार मैग्नेट के, ये एंड्स कुछ नहीं है, ये एंड सबसे ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा चिपकने की, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की क्षमता होती है, और यहीं पे इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक पोल नॉर्थ हो जाएगा, एक पोल साउथ हो जाएगा। तो ये पोल्स ऑफ मैग्नेट होते हैं जहां पर ये बुरादे जो आपके आयरन के फिलिंग्स हैं, उनके बुरादे आयरन के ये जाकर अट्रैक्ट होते हैं। तो एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। अब यहाँ पर फाइंडिंग डायरेक्शन, तो हमेशा अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है इस तरीके से, ये यहाँ पर एक फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब इससे मतलब होता है कि इसको देखो फ्रीली यहाँ पर इस रस्सी से टांग दिया गया, तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर क्या है, वो रुकेगा। हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रुकेगा। इसी का इस्तेमाल कर कर कंपास को बनाया गया, और ये कंपास जो था, ये इस तरीके का कंपास जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकता था। तो एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शंस, और स्मॉल डिवाइस जो कि मैग्नेटिक कंपास में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है ना, चलो अब देखो, अब यहाँ पर क्या था, इन्होंने अब ये बताया कि हम अपने किसी भी चीज को, जैसे कि इन्होंने आयरन की निडल को एक मैग्नेट की तरह बनाया। अब कैसे बनाया, ये आयरन की निडल यहाँ पर ये दिख रही है, आयरन की निडल। अब इस पे क्या किया, एक जो परमानेंट मैग्नेट है उससे बार बार इस तरीके से, मतलब इस तरह से घस के लाए, फिर इस तरह से घस के लाए, फिर इस तरह से घस के लाए, फिर मतलब एक ही दिशा में बार बार उसके ऊपर, आयरन की निडल के ऊपर मैग्नेट को घसते रहे। इसकी वजह से क्या हो गया कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी इस आयरन निडल के अंदर भी आ गई। अब जब इस आयरन निडल को की तरफ कोई चीज को, आयरन को मतलब इस आयरन निडल के पास कोई ऐसे चीजों को डाला गया जो कि अट्रैक्ट कर सकती, अट्रैक्ट हो जाती है मैग्नेट की तरफ, तो ये आयरन निडल की तरफ भी अट्रैक्ट होने लगी। तो इससे समझ में आया कि ये आयरन निडल जो है वो अब मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगी है। अब इसको चेक कैसे करा, इन्होंने इस एक पुट्ठे में इसको आयरन निडल को डाल दिया और पानी के ऊपर इसको तरा दिया। अब छोड़ दिया, पहले तो ये घूमी इधर से उधर, और फिर जाकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर ये क्या हो गई, स्टे हो गई। अब ये स्टे हो गई, तो इससे समझ में आया कि अब ये देखो, अब ये डू द एंड्स ऑफ द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अब इसको कितना भी हिला रहे हैं, हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर ये फिक्स हो जा रही है, रुक जा रही है। तो इससे ये समझ में आया कि अब ये बन गई है हमारी कंपास निडल, जो कि आपकी एक जैसे कंपास वाली निडल बन गई, जैसे कि आपका मैग्नेटिक कंपास होता है। ठीक है ना। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स, अब आपको पता है कि नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ हमेशा
और नॉर्थ से क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, मतलब दूर दूर भागेगा। ठीक है, और साउथ हमेशा नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ क्या करेंगे, ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ना देखो कितना सुंदर सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट बनाया, मतलब ये बुक जो है ना नई वाली, ये कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट से भरी हुई है। देखो ये एक्सपेरिमेंट करके बच्चे भी देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर एक ये कोई बच्चा पकड़ के बैठा हुआ है इसको, मैग्नेट को, तो ये क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये सारी पेंसिल भी इसकी तरफ आने लगेंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, साउथ है, साउथ है, इसका मतलब ये अगर अगर इस इधर से इसके पास जाएगा, तो ये जो मैग्नेट वाला ये है, ये भी इसके से दूर जाएगा, तो सारी पेंसिल भी इसके साथ साथ चलने लगेंगी। तो कितना अच्छा सा सुंदर सा एग्जाम्पल बनाया कि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं, और एक साथ अगर सेम पोल्स हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब इसके बाद आपको पढ़ना है, इसमें आप पढ़ेंगे फन विथ मैग्नेट्स में। इस तरह से आप अपने मैग्नेट में तरह तरह से चीजों पे फन कर सकते हैं, मेन सब चीजें वही हैं। अब देखो हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ, आप मैग्नेट को किस तरह से बचा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके अगर मैग्नेट को लंबे समय के लिए रखना है, तो इसके यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, आयरन पीस लगा दिया, और ये लगा दिया आपने क्या, वुड का टुकड़ा। कभी भी उसको, ये पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये चार्ट अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि डू नॉट हीट, उसको गर्म मत करो और ऊपर से गिराओ मत बार बार। ठीक है, डू नॉट कीप नियर मोबाइल फोन और रिमोट कंट्रोल, इनके पास मत रखो। फिर स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स, हमेशा मुझे पेयर में रखो। ठीक है, विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, जो अनलाइक पोल्स है उनको सेम साइड में रखो। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, इनके बीच में एक वुड का टुकड़ा रख दो, और साइड में यहाँ पर रख दो क्या, आयरन का पीस। तो इस तरीके से मुझे अच्छे सेफली रखो, तो मैं मुस्कुराता हुआ रहूंगा, नहीं तो मैं ऐसा रोता हुआ बन जाऊंगा। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये नेक्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। इसमें कुछ नहीं दिया है, फालतू का चैप्टर है, जैसे कि पहले फालतू का चैप्टर था, इस बार ये फालतू का चैप्टर है। इसमें मैं फालतू की चीज कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। जैसे कि पहले था कि कौन कितना लंबा है, तो फिर बित्ते का इस्तेमाल किया, फिर फिर क्या, पैरों का, फीट का इस्तेमाल करते हैं, फिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब से क्या था कि मापते हैं कौन कितना लंबा है। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड यूनिट आया कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या थी, मीटर थी। फिर सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सबको पता है, इसमें कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं। फिर यहाँ पर देखो कि 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। आप कैसे याद रख सकते हैं, कह, डम, डसम, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, ये सब बेकार है, पढ़ने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। फिर आगे इन्होंने बताया कि अगर कोई भी चीज मापनी है, कर्व शेप को कैसे नाप सकते हैं, धागे की हेल्प से नाप सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं है। और फिर अगर किसी चीज की डिस्टेंस नापनी है, तो हर चीज का एक रेफरेंस पॉइंट है। जैसे कि मेरा मेरा घर मेरे स्कूल से कितना दूर है, तो ये मेरा घर क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट हो गया मेरा घर। अब वहां से स्कूल की डिस्टेंस ली, तो हर एक चीज का डिस्टेंस अगर नापना है, तो एक रेफरेंस पॉइंट होने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते जाओ, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर आई बात मोशन की। अब मोशन में टाइप्स ऑफ मोशन आपको पढ़ना है। तो लीनियर मोशन पता है कि कोई भी चीज अगर सीधी चल रही है तो लीनियर मोशन है, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, लीनियर मोशन हो गया। फिर आपका नेक्स्ट हो गया सर्कुलर मोशन, चलता हुआ का झूला, पंखा, ऐसा स्टोन घूमता हुआ। फिर आ गया ऑसिलेटरी मोशन, मतलब कि एक इंटरवल ऑफ टाइम पे ये चीज क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, जैसे स्विंग हो गया, इस तरीके से। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जिसको आपको मुझे समझाने की जरूरत हो और आपको समझने की जरूरत हो। चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए अब 6 चैप्टर्स लेके बाकी जो है वो कल निपटा लेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि अब आपका ये ना वन शॉट पूरा खत्म कर दूं 12 चैप्टर तक। ये बहुत आसान आसान है, कुछ इसमें ज्यादा बचा नहीं हुआ है। और अभी लाइट चली गई, रिकॉर्डिंग अब हो नहीं पा रही है। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और कैसे लग रहा है सेशंस को बताओ, जिससे कि मैं कंटिन्यू रखूं कि नहीं रखूं, आप लोग की समरीज के हिसाब से। आप क्या चाहते हो बोलो तो यार एटलीस्ट।